तो कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो लास्ट एपिसोड था उसमें हम जो वोंट ऑफ फैक्टर है और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसके बीच में रिलेशन आपको मेंटेन कर चुके थे, रिलेशन बिल्डअप कर चुके थे। और आपके पास जो रिलेशन आया था वो आपने देखा था, ये रिलेशन आया था, ये फॉर्मूला आया था, अल्फा बराबर आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ये फॉर्मूला आपके पास आया था और हमने देखा था ये फॉर्मूला उस टाइम काम आता है जिस टाइम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 100% नहीं होता है। तो इस फॉर्मूले में आपने देखा था कि आई अल्फा था जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, आई था वो वोंट ऑफ फैक्टर था, वन पता ही है आपको, एन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स थे जो आफ्टर डिसोसिएशन बनते हैं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन बनते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे NaCl है, ये डिसोसिएट हो गया तो Na प्लस और Cl माइनस बनाता है। तो शुरू में हमने 1 मोल लिया था, लेकिन डिसोसिएशन के बाद कितने मोल बन गए थे? 2 मोल बन गए थे। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि आफ्टर डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन के बाद कितने मोल बनते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला है जब 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना हो। चलिए हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको ये कंफर्मेशन हो जाए कि कैसे सवाल पेपर में आते हैं और कैसे इनको अप्रोच करना होता है। तो चलिए ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए और इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम देखते हैं कि कैसा हमारे पास न्यूमेरिकल है वो पेपर में आता है। चलिए मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूं, आपकी स्क्रीन पे न्यूमेरिकल है वो चलता रहेगा। न्यूमेरिकल पढ़ देता हूं मैं। कह रहा है 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। आपके पास कंसंट्रेशन दे रखी है उस सॉल्यूशन की, कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। सॉल्यूशन ऑफ कौन से कंपाउंड का सॉल्यूशन है? कंपाउंड दे रखा है आपको K4FeCN की 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। 0.1 molar solution of K4FeCN की 6 is 40% आयोनाइज। एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आयोनाइज वर्ड यूज कर ले और चाहे डिसोशिएट वर्ड यूज कर ले, बात एक ही है। अगला कह रहा है कि 46% आयोनाइज होता है, आयोनाइज कह दो और चाहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह दो, अल्फा कह रहा है 46%। ठीक है जी। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको केल्विन में बदलोगे तो आपके पास 300 केल्विन है वो आ जाएगा। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन, और आपसे बंदे ने पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है और R का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यूज आपको गिवन है। देखिएगा, जब हमें वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं देता, ये अल्फा की वैल्यू नहीं देता, तो हम क्या करते? सीधा पाई बराबर CRT पुट करते। कंसंट्रेशन है, R है, T है, कोई पंगा नहीं होता, सीधा का सीधा हम फॉर्मूला लगा देते। यस और नो? इन केस ऑफ नो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या नो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, बट वी आर गिवन that there is a case of, there is a condition of degree of ionization and which is 46%. So हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, वी हैव टू पुट द फॉर्मूला which is pi is equals to ICRT, because you know very well that in the case of degree of dissociation oblique association we have to find out the accurate value, then we are used to the want of factor। तो हम want of factor का यूज करेंगे अगर हमें एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहिए, है ना। तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये फॉर्मूला काम करेगा। अब हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन है, कोई इश्यू नहीं है। मेरे पास
जो गैस कांस्टेंट है वो गिवन है, मेरे पास टेम्परेचर है वो गिवन है, बट मेरे पास वॉन होफ फैक्टर गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, वॉन होफ फैक्टर निकालना होगा, है ना। जब 100% डिसोसिएशन होता है, 100% डिसोसिएशन होता है, तो हम बात कर चुके हैं पहले के वीडियो में, ये कंपाउंड कैसे टूटता है, 4K प्लस प्लस FeCN की 6 और -4, ये इस तरह 4 मोल पोटेशियम के और 1 मोल इस स्पीसीज का, टोटल नंबर ऑफ मोल कितने आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं। तो आई कैसे निकालते थे, डिसोसिएशन के बाद मोल अपॉन डिसोसिएशन के पहले मोल, बाद में 4 और 1 5 और पहले पूरा कितना था, 1 ही मोल था। तो 100% के केस में तो आई आता है 5, लेकिन यहाँ 100% केस नहीं है, यहाँ कौन सा केस है, 46% का केस है। तो मैं आई इस तरीके से नहीं निकाल सकता, ये बात आपको मैंने समझाने के लिए बताई है कि मैं आई इस तरीके से नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे आई निकालना होगा। तो संजीवनी बूटी है हमारे पास, है ना, आई बराबर सॉरी अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर होता है I-1 अपॉन N-1। ये फॉर्मूला लगेगा जब 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं होता है ना। तो अल्फा का वैल्यू है हमारे पास कितना, 46% है, और परसेंट को आप जनरल डाटा में चेंज करेंगे, है ना, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। 46% का मतलब क्या है, अगर आप कोई चीज 100 लेते हो तो उसमें से 46 है वो टूट चुका है, वो डिसोसिएट हो चुका है, मतलब 100 में से 46 है वो डिसोसिएट हो चुके हैं, है ना। तो 46% का यही मतलब है, परसेंट को आप जनरल डाटा में बदलते हो तो 100 से डिवाइड कर दोगे। ओके, I-1 अपॉन N है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, इसका 1 मोल टूटता है तो कितने मोल बनते हैं, आप जानते हो कितने मोल बनते हैं, 5 मोल बनते हैं। तो 5 रख दिया इनका वैल्यू, माइनस क्या आएगा, 1 आएगा। 46 में 100 का डिवाइड करेंगे, 0.46 I-1 अपॉन 5-1 इज 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 और 16 और 2 28, तो 1.84 इज इक्वल्स टू I-1, और यहां से I आ जाएगा, ये 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.84। तो आपके पास I का वैल्यू आ जाएगा कितना, 2.84। यस और नो, ठीक है, ओके, देयर इज नो इशू। I का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2.84। अब आप फॉर्मूला, मैं यहां से ये इरेज कर रहा हूं, अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, I है, C है, R है, T है, तो पाई बराबर ICRT से ये निकालेंगे। I है 2.84, 2.84। व्हाट इज द C? C is 0.1 molar। What is the R? R is 0.0821, and what is T? T is temperature 300 Kelvin। और यहां से आप पाई कैलकुलेट करोगे, पाई का यूनिट आता है ATM में, और पाई मुझे आप कैलकुलेट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि पाई का क्या आंसर आ रहा है। मैं आंसर पेंडिंग छोड़ रहा हूं आपके लिए, होमवर्क है, आप अपनी कॉपी में करिए, साथ में तो आपका काम हो जाएगा, और साथ में आप ये आंसर बता पाएंगे कि पाई का क्या आंसर आ रहा है ना। कैलकुलेशन आपको करनी है, मेरा काम नहीं है, कैलकुलेट आपको करना है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, ये वाला जो रिलेशनशिप पढ़ा है हमने, ये जो रिलेशनशिप पढ़ा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या कह दो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड वॉन टॉप फैक्टर का रिलेशनशिप कब काम आता है, जब हमें 100% डिसोसिएशन ना दिया हो। तो इस सवाल में सारा कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया है
कि किस तरह करना है। ये 46% ध्यान रखेंगे, परसेंट को जब नॉर्मल डाटा में चेंज करेंगे तो आप 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है ना, तो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और आज हमारा ये चैप्टर है वो खत्म होने वाला है ना। आज ये लास्ट एपिसोड है, और इस एपिसोड में ये चैप्टर आपको कंप्लीट है वो खत्म मिलेगा। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम देख रहे हैं, रिलेशनशिप between want of factor जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन को मैं खुद बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हालांकि बुक्स तो अल्फा से रिप्रेजेंट करती है, हमारी जो बुक में है वो अल्फा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन मैं डिफरेंशिएट करने के लिए इसको बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप चाहे तो अल्फा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। मतलब आप कंफ्यूज ना हो, अल्फा और बीटा में कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिएगा एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना। जैसे जो आपने देखा था, हम अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल है वो एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड जो है, इसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड है। अगर आप इन दोनों को बेंजीन में डिसोल्व कर लेते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, इनका क्या हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है। जैसे हमने पहले भी देख चुके हैं कि आपके पास 2 मोल एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। जैसे ही आप इसको बेंजीन में डिसोल्व करेंगे तो ये जो 2 मोल एसिटिक एसिड हैं कुछ इस तरह से आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ये देखिएगा कुछ इस तरह से आपस में है वो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ये 1 मोल और ये दूसरा मोल, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाने वाली है, यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन, उसके बीच में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, उसके बीच में हाइड्रोजन। और जब कभी भी ऐसा होता है तो आप जानते हैं किसका फॉर्मेशन हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां थे 2 मोल एसिटिक एसिड के, बट हेयर इज अ 1 मोल, ये पूरा ही क्या हो गया है, 1 मोल, एंड दिस इज डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। दोनों आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। तो इसे ही कहते हैं हम एसोसिएशन। सेम यही काम हो जाता है जो है बेंजोइक एसिड, बस बेंजोइक एसिड में जो CH3 है उसकी जगह क्या होता है, C6H5 होता है। तो यहां C6H5 आ जाएगा और यहां C6H5 आ जाएगा, वही डाइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास है एसोसिएशन कि यहां 2 मोल था तो यहां क्या हो रहा है, 1 मोल हो रहा है। अगर मैं कहूं कि ये एसोसिएशन 100% है तो आप I कैसे निकालोगे, वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, है ना। हम फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो ऊपर कौन लिखते हैं, एसोसिएशन के, एसोसिएशन हो रहा है इसलिए एसोसिएशन के बाद मोल अपॉन पहले मोल, पहले कितने हैं, 2 हैं, तो I आ जाएगा कितना, 1/2। I है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 1/2 आ जाएगा। कब, इन केस ऑफ 100% एसोसिएशन। लेकिन मैं बात करूं
कि आपके पास 100% एसोसिएशन ना हो तब हम क्या करने वाले हैं, है ना, तब हम क्या करने वाले हैं। चलिए देखते हैं तब हम क्या करेंगे। मैं इरेज कर रहा हूं इसको। चलिए देखिएगा, अगर हमारे पास 100% है वो एसोसिएशन नहीं होता है तब हम क्या करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। चलिए देखिएगा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास है वो n एटम है A के, ठीक है जी, कोई A है उसके n एटम है और वो एसोसिएट हो रहे हैं और AN, है ना, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक स्पीसीज बना रहे हैं AN। मतलब यहां क्या था, A के n एटम अलग अलग थे लेकिन वो सारे जुड़ गए और एक ही मोल बन गया। यहां तो कितने थे, n मोल, लेकिन यहां सारे जुड़ गए हैं और कितना मोल बन गया है, एक मोल बन गया है। जैसे इधर यहां देखिएगा, जैसे देखिएगा, अगर मैं कहूं 2A जुड़कर A2 बना ले तो ये क्या बनता है, डायमर का फॉर्मेशन होता है। मैं कहूं 3 जो मोल है A हैं वो जुड़कर एक मोल A3 बना ले तो इसको क्या कहेंगे हम, ट्राइमर। ट्राइमर का मतलब 3 यूनिट जुड़कर एक यूनिट बना रहे हैं। अगर मैं कहूं 4 मोल A जुड़कर क्या बना ले, A4 बना ले तो इसको क्या कहेंगे हम, टेट्रामर कहेंगे। वैसे ही हम यहां क्या कर रहे हैं, n मोल A जुड़कर क्या बना रहे हैं, AN बना रहे हैं। मतलब n कुछ भी हो सकता है, n is 2, n is 3, n is 4, n is 5, मे बी एनीथिंग। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है, ये सोच लो। आप यहां देखेंगे, अगर यहां आप 2 मोल ले रहे हो तो 2 से कितना मिल रहा है आपको, 1 ही मोल मिल रहा है ना। मतलब बाद में कितने मोल मिल रहे हैं, बाद में पहले की कंपैरिजन में कितना हिस्सा मिल रहा है, कितना फ्रैक्शन मिल रहा है, 1/2। यस और नो, यस और नो। यहां 2 थे तो यहां 1 मिल रहा है, मतलब बाद में जो मिलने वाले मोल हैं उनका कितना फ्रैक्शन है, 1/2, आधे ही तो है ना। यहां पहले 3 थे और बाद में कितना फ्रैक्शन आपको मिल रहा है, 1/3। यस और नो। 3 से क्या बन रहा है, 1, पहले क्या बन रहा था, 2 से 1, यहां से क्या है, यहां कितना फ्रैक्शन मिल रहा है, 1/4, मतलब 4 से 1। यस और नो, है ना। यहां 5 जुड़ते और A5 बनता तो 1/5, मतलब 5 से 1। तो यहां 1 जो है, यहाँ हाफ फ्रैक्शन मिल रहा है, यहाँ 1/3 फ्रैक्शन मिल रहा है, यहाँ 1/4 फ्रैक्शन मिल रहा है। तो आप यहां देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको कितना फ्रैक्शन मिलेगा, 1/n की n मोल जुड़े हैं तो कितना मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। ये सोच लो, ये बात आपको कंप्लीट समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ, अगर मैंने बिगिनिंग में, शुरुआत में 1 मोल लिया तो अभी एसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये 0 मोल बनेगा। कुछ देर बाद यहां से अल्फा मोल टूटा तो यहां बन जाएगा α/n। इस बात को समझिएगा, ये बात मैंने यही समझा दी है। अगर यहां n मोल टूटते तो यहां क्या बनता है, 1/n, है ना। nवां हिस्सा मिलता है, nth फ्रैक्शन मिलता है, nवां हिस्सा मिलता है। तो यहां अल्फा टूटा तो यहां क्या मिलेगा, α/n मिलेगा। यस और नो, सहमत है ना आप इस बात से। यहां 2 मोल थे तो यहां 1/2, यहां 3 मोल थे तो यहां 1/3, यहां 4 थे तो यहां 1/4, यहां n थे तो यहां 1/n। मतलब यहां अल्फा टूटेगा
तो यहाँ क्या मिलेगा, अल्फा बाय एन मिलेगा। चलिए इसको दोबारा समझते हैं। अगर 100% डिसोसिएशन, सॉरी 100% एसोसिएशन हो जाता, मतलब ये 1 में से 1 टूटता, तो यहाँ 1 बाय एन मिलता। ये छोड़ना, एग्री हैं आप इस बात से? लेकिन मैं इस 1 में से 1 नहीं तोड़ रहा, इस 1 में से क्या तोड़ रहा हूं, अल्फा तोड़ रहा हूं, तो 1 नहीं मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। तो यहाँ अल्फा टूटेगा तो यहाँ क्या मिलेगा, अल्फा बाय एन मिलेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 8 इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो मैं कहूं कि मुझे टोटल कितने मोल मिले, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, तो जोड़ दीजिए आप इनको, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, ये है टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन। और पहले कितने मोल थे, एक ही मोल था, तो आपको आई निकालना है। तो मैं आई का फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, यहां सीधा ही लिख रहा हूं। ऊपर क्या लिखते हैं, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन कितने मोल थे, 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बाई एन, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, पहले कितने थे, 1 थे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा इंटू सॉरी आई इंटू 1 आई रहेगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बाय एन। इस 1 को इधर ले आते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई माइनस 1 अल्फा बाय एन, प्लस का है पहले लिख रहा हूं, और माइनस अल्फा बाद में लिख रहा हूं, थोड़ा लिखा हुआ अच्छा लगता है, ठीक है। ये मैं ये पोर्शन इरेज कर रहा हूं। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, आई माइनस 1, यहां से आप अल्फा कॉमन ले सकते हैं, अल्फा कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन एन माइनस 1 बच जाएगा। तो यहां से अल्फा बराबर आएगा आई माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एन माइनस 1। थोड़ा और सोल्व करेंगे, आई माइनस 1, यहाँ एन एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एन अपॉन एन, ये हो जाएगा। अगर आप एन एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस एन अपॉन एन, और थोड़ा और सोल्व करते हैं तो ये एन ऊपर चला जाएगा, तो एन हो जाएगा आई माइनस ये हो जाएगा आपके पास, ये फॉर्मूला आ जाएगा, एन इंटू वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। सॉरी अल्फा ही ले लिया मैंने, है ना, सॉरी ये आप अल्फा ही ले लिया, है ना। आपकी बुक में अल्फा ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, उसको अल्फा ही माना है, तो आप अल्फा ही ले लीजिए। मैंने वहां बीटा रख दिया था, लेकिन वो बस माइंड से स्लिप हो गया, तो चलो अल्फा ही ले लीजिए, बुक के हिसाब से चल गया प्रोग्राम, तो आप वहां अल्फा ही मैनेज कर लेना, ठीक है। तो अल्फा क्या है, अल्फा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। व्हाट इज एन, एन कितने मोल जुड़े हैं, कितने मोल जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं, 5 जुड़े हैं। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स विच आर गोइंग टू एसोसिएट। ओके, आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर 1 1 ही है, 1 1 ही है, और एन क्या है, कितने मोल जुड़े हुए हैं। तो ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये है डिग्री ऑफ एसोसिएशन का, और पिछली बार था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगले टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, और वो है एबनॉर्मल मोलर मास, वो है एबनॉर्मल मोलर मास। देखिएगा क्या है एबनॉर्मल मोलर मास। देखिएगा हमने अभी एक एग्जांपल पढ़ा कि मेरे पास एसिटिक एसिड के 2 मोल हैं, और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और 1 मोल डाइमर बना लेते हैं। यहां जो एसिटिक एसिड है उसके 1 मोल का जब मोलर मास निकालोगे आप, तो मोलर मास आएगा 60 ग्राम। लेकिन यहां डायमर बन गया है 1 मोल, और डायमर में कितने मोल एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, एक डायमर में कितने मोलिक्यूल है, 2 मोलिक्यूल हैं। मतलब एक डायमर का जो मोलर मास हो जाने वाला है वो कितना हो जाने वाला है,
120 ग्राम हो जाने वाला। देखिए क्या कंडीशन थी, जैसे देखिएगा ये कंडीशन है, ये एक एसिटिक एसिड और ये दूसरा एसिटिक एसिड। जब मैंने इसको बेंजीन में डाला तो दोनों एसोसिएट हो गए और दोनों ने क्या बना लिया, आपस में डाइमर बना लिया। तो ये डाइमर की कंडीशन हो गई अब, है ना। पहले दोनों अलग अलग थे, एक का वेट 60 था, दूसरे का वेट भी 60 है, लेकिन अब ये दोनों डाइमर बन गए हैं। तो अब आपसे पूछे कि इस डाइमर का वेट कितना होगा, तो आप 60 थोड़ी बताओगे, कितना बताओगे, आप बताओगे 120। तो यहां एसिटिक एसिड का डाइमर है 120 बन गया है, जबकि पहले डाइमर नहीं था, पहले दोनों क्या थे, अलग अलग थे। और ये कब हुआ, जब क्या होने लगा, एसोसिएशन होने लगा, है ना। तो बात करें कि ये तो था थ्योरिटिकल, है ना, ये चीज तो थी थ्योरिटिकल कि किसी बंदे ने 2 मोल डाले तो उसको नहीं पता कि एसोसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा। लेकिन ये चीज है, वो है ऑब्जर्व, है ना। ये चीज क्या है, ऑब्जर्व, कि ऑब्जर्वेशन के बाद पता चलेगा कि भाई वास्तव में क्या हुआ है, ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं और दोनों ने जुड़कर क्या बना लिया है, डाइमर बना लिया है ना। तो ये वेरिएशन आ जाता है कि थ्योरिटिकल जो मोलर मास था एसिटिक एसिड का वो तो 60 था, लेकिन एसोसिएशन होने के बाद एसिटिक एसिड का डाइमर बन गया और उसका जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास आया है वो क्या आया है, 120 आया है। और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। क्या है एबनॉर्मल मोलर मास, चलिए एक चीज और बता देता हूं, फिर डेफिनेशन देखते हैं हम अच्छे से। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई स्पीसीज है A2 का मतलब 2 A जुड़े हुए हैं इस तरह, A और A, ठीक है। और जैसे ही डिसोसिएशन हुआ, ऊपर तो हम बात कर रहे थे, एसोसिएशन की, अब हम बात कर रहे हैं डिसोसिएशन की। तो ये दोनों टूट गए, A और A। यहां था 1 मोल और यहां बन गए 1 + 1 कितने मोल, 2 मोल। माना इस 1 मोल का मोलर मास है 60 ग्राम, तो दोनों अलग अलग हो गए, मतलब इसका 30 और इसका 30, है ना। तभी तो 60 होगा ना, दोनों जुड़े हुए थे तभी तो 60 होगा, अदरवाइज कैसे 60 होगा। तो यहाँ 1 मोल का मास 60 ग्राम है, जबकि यहाँ 1 मोल का मास कितना है, 30 ग्राम है। अगर मैं कहूं कि ये थ्योरिटिकल है ना, ये क्या है, थ्योरिटिकल है, और मैं कहूं ये डिसोसिएशन के बाद है, ये कैसा है, ऑब्जर्व्ड है। तो आप देखेंगे ऑब्जर्व्ड मास, मोलर मास 1 मोल के लिए कितना आया, 30 ग्राम, जबकि थ्योरिटिकल 1 मोल के लिए कितना था, 60 ग्राम था। तो अब एक बात नोटिस करिए, एसोसिएशन में तो मोलर मास बढ़ जाता है और डिसोसिएशन में मोलर मास है वो घट जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास, ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन द ऑब्जर्व्ड मोलर मास outcome differ या become differ from theoretical molar mass. This condition is called abnormal molar mass. What is abnormal molar mass? In case of dissociation and association, the observed molar mass is different from theoretical molar mass, and this condition is known as abnormal molar mass. Yes or no? समझ में आ गया होगा एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है ना। तो कोई चक्कर वाला काम नहीं है। अब देखिएगा एबनॉर्मल मोलर मास में भी हमें क्वांटा फैक्टर की जरूरत पड़ती है। मैं इस एग्जांपल को लेके चल रहा हूं, अब समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे हम क्वांटा फैक्टर पे बात कर लेते हैं। हमने एसिटिक एसिड के लिए क्वांटा फैक्टर देखा था, I बराबर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हैं, 1, और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन कितने हैं, 2, है ना। तो क्वांटा फैक्टर कितना आया था, 1/2 आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद। और बाद में कौन सी कंडीशन होती है, ऑब्जर्व्ड कंडीशन होती है, मतलब बाद में ऑब्जर्व्ड होती है। और पहले कैसी कंडीशन होती है, पहले कैसी कंडीशन होती है, थ्योरिटिकल कंडीशन होती है। मतलब ऊपर हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू रखते हैं और नीचे हम
थ्योरेटिकल वैल्यू रखते हैं। और यही मेरे पास आई का फॉर्मूला था, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। ऊपर हम कैसी वैल्यू रखते हैं, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यस और नो, और नीचे रखते हैं हम थ्योरेटिकल, या आप थ्योरेटिकल की जगह कैसे कह सकते हैं, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यस और नो। थ्योरेटिकल कह दीजिए, कैलकुलेटेड कह दीजिए, एक ही बात है, थ्योरी या कैलकुलेटेड एक ही बात है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड और प्रैक्टिकल एक ही बात है। तो ऊपर हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू रखते हैं, जबकि नीचे हम कैसी वैल्यू रखते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू रखते हैं। लेकिन मोलर मास पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। अब मुझे मोलर मास से 1/2 निकालना हो आई, तो कैसे निकालोगे, ऊपर क्या रखोगे 60 और नीचे क्या रखोगे 120, है ना, तभी तो आएगा 1/2, तभी तो 1/2 आएगा, यस और नो। अगर मोलर मास से मैं वन टॉप फैक्टर हाफ निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, ऊपर तो 60 और नीचे क्या आएगा 120, है ना। तो 60 कैसा था थ्योरेटिकल और 120 कैसा था ऑब्जर्व। तो मोलर मास के केस में ये फॉर्मूला उल्टा हो गया है, ऊपर आ रहा है कैलकुलेटेड मोलर मास, जबकि नीचे आ रहा है ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है जी। ये बात ध्यान रखने लायक है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनका जो फॉर्मूला है, जो वन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला है, वो नॉर्मल फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन मोलर मास के केस में ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, 100% ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि मोलर मास से अगर आपको वन टॉप फैक्टर निकालना है तो ऊपर आप कैलकुलेटेड लिखेंगे और नीचे आप क्या लिखेंगे, ऑब्जर्व्ड लिखेंगे। ये बात भूलने वाली नहीं है। देखिए, इसको मैं आपको मैथमेटिकल भी प्रूव करके बता देता हूं। देखिएगा, हम कहते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, हम जो कहते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के, यस और नो। और मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोल की जगह रखूं मैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप एक बात नोटिस कर रहे हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, इसीलिए ये फॉर्मूला भी क्या हो गया, इनवर्स हो गया। जनरल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए अगर ये फॉर्मूला था ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट इन केस ऑफ मोलर मास this is inverse because the colligative property has a relation with molar mass that is inverse relation। तो ये फॉर्मूला भी क्या हो गया है, इनवर्स हो गया है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके पास एबनॉर्मल मोलर मास, और एबनॉर्मल मोलर मास में ऊपर जो बात आती है वो कैलकुलेटेड आती है और नीचे जो बात आती है वो ऑब्जर्व्ड बात आती है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से मैंने आपको ये चैप्टर करवा दिया है। एक लास्ट न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वन टॉप फैक्टर पे, और आपका जो ये चैप्टर है वो बेहतरीन तरीके से खत्म हो जाता है। सिर्फ एक एपिसोड और आएगा जिसमें हम न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर है वो आपका कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उन पे हम बात करेंगे, कुछ एक न्यूमेरिकल्स जो मैं इस रेगुलर पोर्शन में नहीं पढ़ा पाया हूं उस पे बात करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर है वो आपका कंप्लीट है, वो क्या हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। चलिए लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। इस
पोर्शन का लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए अगला कह रहा है 2 ग्राम बेंजोइक एसिड इज डिजोल्व्ड इन 25 ग्राम बेंजीन। ये सुन लो, अगला कह रहा है मेरे पास बेंजोइक एसिड है और उस बेंजोइक एसिड का वैल्यू कितना है, 2 ग्राम है, और वो जो घोला जाता है किसमें, बेंजीन में घोला जाता है। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है, वो घोला जाता है किसमें, बेंजीन में घोला जाता है। और आपको पता है बेंजीन में घोलेंगे तो बेंजोइक एसिड क्या बना लेगा, डाइमर बना लेगा। और बेंजीन का अमाउंट दिया है, बेंजीन सोलवेंट है, घोल रहे हैं तो, और सोलवेंट का वेट दिया है कितना, 25 ग्राम। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 1.62 केल्विन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम दिखाते हैं डेल्टा टीएफ से, वो है 1.62 केल्विन, ये आपको दे रहा है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो आपको जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट दे रहा है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है केएफ, और उसका वैल्यू दे रहा है 4.19 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये वैल्यू दे रहा है। इफ द एसिड फॉर्म ए डाइमर, कह रहा है एसिड फॉर्म ए डाइमर, हम जानते हैं एसिड डाइमर बनाता है, इन सॉल्यूशन देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। अगले ने आपको एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछा है, किसमें, परसेंटेज में डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, वो आपको पूछा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोई भी इसमें चक्कर वाला काम नहीं है, आपके लिए कोई भी बड़ी डील नहीं है। देखिएगा कैसे, हमें ये सारे डाटा दिए हैं और उसके बाद हमें देखना है कि क्या हमारा प्रोसीजर रहेगा न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। अगला डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछ रहा है, मैं जानता हूं डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला मैंने अभी अभी निकाला है, ताजा ताजा निकाला है मैंने। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला ये होता है एन आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, ये फॉर्मूला होता है किसका, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का। ठीक है जी, हमने अभी ये फॉर्मूला अभी प्रूव किया है, कोई चक्कर वाला काम नहीं है। अल्फा मुझे कैलकुलेट करना है, डाइमर बना रहा है मतलब कितने मोल जुड़ेंगे इसके, 2 मोल जुड़ेंगे, और कितना मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा, मतलब एन कितने मोल जुड़ रहे हैं, कितने जुड़ रहे हैं, 2 है जी, कोई चक्कर नहीं है। 1 मेरे को पता ही है। बात किस पर आकर अटक जाती है, बात अटक जाती है मेरी किस पर आकर, आई पर अटक जाती है। अगर मुझे आई पता चल जाए ना तो मैं चक्कर व्यू तोड़ दूं ये सारा, है ना, मैं चक्कर व्यू तोड़ दूं अगर मुझे ये आई पता चल जाए। मतलब आई निकालना है, सीधी सी बात है, आई निकालना है ना। अब आई है वो 2 तरीकों से निकाल सकते हैं, है ना। आई का जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन। लेकिन कितने परसेंट एसोसिएशन हो रहा है मुझे ये नहीं पता, इसीलिए मैं टोटल नंबर वाला फॉर्मूला सीधा अप्लाई नहीं कर सकता। अगर सीधा करता तो कुछ नहीं होता, लिख देता भाई 1 बाद में और पहले कितने 2, आई का वैल्यू आ जाता 1/2, रख देता, आंसर आ जाता। लेकिन मुझे पता नहीं है, मुझे अल्फा ही नहीं पता कि 100% है या नहीं है, इसलिए आई का वो फॉर्मूला नहीं रख सकता। मतलब आई किसी ना किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकलेगा, क्योंकि आई क्या होता है, आई होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सुन लो। लेकिन मुझे ये दूसरी कंडीशन भी नजर नहीं आ रही,
अगले ने कोई ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी यहां नहीं दे रखी है, तो यहां आई निकालूंगा, वो मैं निकालूंगा मोलर मास से। देखिएगा क्यों, ये क्यों तरीका चूज किया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन मोटो क्या होता है, किसी भी सॉल्यूट का क्या निकालना, मोलर मास निकालना। और अगले ने क्वेश्चन में मेरे को एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है, और वो कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से मैं मोलर मास कैलकुलेट आसानी से कर सकता हूं। देखिएगा कैसे मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। देखिएगा चलिए हम करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है जी, आपको याद होना चाहिए, अब तक याद हो गया होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, तो आप आसानी से कर सकते हैं। मुझे मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का, ये रहा, एमबी निकालना है, तो एमबी बराबर क्या हो जाएगा, के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। के एफ का वैल्यू कितना है, के एफ का वैल्यू है कितना, 4.19, टी एफ कितना है 1.62, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट, घोल किसको रहे हैं, बेंजोइक एसिड को, तो सोल्यूट कौन हुआ, बेंजोइक एसिड 2 ग्राम, किस में घोल रहे हैं, बेंजीन में, मतलब सोलवेंट कौन हुआ, बेंजीन, सोलवेंट कितना है 25 ग्राम, बी सोल्यूट को और ए सोलवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हुआ कितना 1000। और यहां से आप निकालेंगे, यहां से आप आंसर निकालेंगे, मैं सीधा बुक में से देख के लिख रहा हूं, कैलकुलेशन करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। और यहां से आप निकालेंगे तो आंसर जो आपके पास आएगा वो आंसर आएगा 241.98। यहां से जो आपके पास आंसर आने वाला है वो आने वाला है 241.98 ग्राम। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है जी, ये कब आंसर आया, जब हमने क्या किया, 2 मोल बेंजोइक एसिड को बेंजीन में मिला दिया और एक डाइमर बन गया, है ना, डाइमर बन गया, तो उस डाइमर का क्या आया है, मेरे पास मोलर मास आया है। क्योंकि मिलाएंगे बेंजोइक एसिड को प्योर सोलवेंट में मिलाएंगे, तभी क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, बिकॉज सोल्यूट ही नहीं मिलाएंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहां से आया। मतलब ये सारी बातें जो चल रही हैं वो मिलाने के बाद चल रही हैं, है ना, मिलाने के बाद। मतलब ये वैल्यू कैसी आई है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई है, ये मेरे पास कैसा आ गया है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वो आ गया है। और कितना ऑब्जर्व्ड मोलर मास आ गया है आपके पास, 241.98 ग्राम, है ना। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि हमने जब एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था तो प्योर सोलवेंट में तो एलिवेशन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था, तो आप जानते हैं कि प्योर सोलवेंट में तो कोई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता ही नहीं ना। कब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जब हम प्योर सोल्यूट में क्या कर देंगे, कोई ना कोई सोल्यूट मिला देंगे। तो सोल्यूट मिलाने की बात, मिलाने के बाद की बात चल रही है, मतलब डाइमर बन गया है उस समय की बात चल रही है। और जब डाइमर बन जाता है तो वो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होता है। और आप इसका कैलकुलेटेड मोलर मास देखेंगे, किसका, बेंजोइक एसिड का। आप बेंजोइक एसिड का कैलकुलेटेड मोलर मास देखेंगे, C6H5COOH, तो 6 और 1 7 कार्बन है, एक कार्बन का होता है 12 ग्राम,
5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, 12 6 का 72, 12 7 84, 6 और 16 दूना 32, 84 6 90, 90 30 120, 120 और 2 122 ग्राम। तो आपके पास जो कैलकुलेटेड मोलर मास है वो कितना आएगा? 122 ग्राम। और आप जानते हैं मोलर मास में आई का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर आता है कैलकुलेटेड मोलर मास और अपॉन में क्या आता है? ऑब्जर्व्ड मोलर मास। कैलकुलेटेड कितना है? 122 और ऑब्जर्व्ड कितना है? 241.98। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? आई का वैल्यू आ जाएगा, वॉन्ट होफ फैक्टर का वैल्यू आ जाएगा और ये वैल्यू आएगा 0.504। कितना आएगा? 0.504। ठीक है जी। यहां से आप आई का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। दोबारा देखिए, इस न्यूमेरिकल को रिकैप करते हैं। मुझे डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है, अल्फा निकालना है। अल्फा के लिए मुझे एन पता होना चाहिए। एन कितने मोल जुड़े? 2 मोल जुड़े। आई पता होना चाहिए। आई निकालने के लिए मैंने किसकी हेल्प ली है? मोलर मास की हेल्प ली है आई निकालने के लिए। और आई जब निकालते हैं तो ऊपर कैलकुलेटेड मोलर मास आता है, अपॉन में ऑब्जर्व्ड मोलर मास आता है। तो इस फॉर्मूले से मैंने ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकाला जो कि आया 241.98 और यहां से मैंने कैलकुलेटेड निकाला, कितना आया? 122। आई का वैल्यू आ गया है 0.504 और आप आई इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। आप आई इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अल्फा बराबर, अल्फा मुझे निकालना है, एन कितना था? 2। आई पुट करेंगे 0.504 -1 अपॉन 1 -2 और यहां से अल्फा निकालेंगे तो आपके पास यहां अल्फा आने वाला है, वो आने वाला है 0.992। और अगर आप अल्फा को परसेंट में चेंज करना चाहते हैं, है ना, परसेंट में चेंज करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आ जाएगा 99.2%, है ना। परसेंट को जनरल डाटा में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं और परसेंट में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई आप कर देते हैं। बड़ा सवाल था, टफ सवाल है मानता हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको आसानी से ये हो जाएगा, है ना। बस एक बात ध्यान रखनी है कि अगले ने मुझे ये डाटा गिवन है और ये कब हुआ है? जब बेंजोइक एसिड को बेंजीन में मिला दिया है, मतलब आफ्टर एसोसिएशन की बात कर रहा है। मतलब हमें ये जो फॉर्मूला लगाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन का, ये फॉर्मूले से जो मोलर मास आएगा वो आफ्टर एसोसिएशन आएगा, एसोसिएशन से बिफोर का कोई काम नहीं है। मतलब यहां से जो मास निकला है वो ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। एक सेशन और आएगा इसका जिसमें आपके डाउट्स, न्यूमेरिकल्स खत्म कर दिए जाएंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा। चलिए, थैंक्स अ लॉट।